डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉम्पटन इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया था एक्सरे की जब उसने रीडिंग की थी और उसका क्या रिजल्ट आया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर सबसे पहले कॉम्पटन जो थे A.H. कॉम्पटन, जिनका पूरा नाम था, 1923 में इस इफेक्ट को प्रोड्यूस किया था। ही स्टडीड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरे के बारे में उन्होंने स्टडी की थी और उसके बारे में क्या बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे जो होती है, स्कैटरिंग मतलब कोई चीज़ जब किसी से टकराती है तो वो इधर उधर बिखर जाती है। जैसे कांच का टुकड़ा अगर हम ज़मीन पे फेंकते हैं या फिर दीवार पे मारते हैं तो कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। उसी तरह से एक्सरे अगर किसी अपने ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वो भी क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और वो किससे स्कैटर्ड हुई है? बाय अ ब्लॉक ऑफ पैराफिन ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन वाज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, यानी जो वेव इंसिडेंट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी जो वेवलेंथ थी वो कम हो गई थी इन कंपैरिजन टू स्कैटर्ड रेडिएशन। यानी स्कैटर्ड रेडिएशन यानी जो वेव टकराने के बाद बनी है उनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है और इंसिडेंट की कम है। तो ये जो शिफ्ट आया था, दिस शिफ्ट इन वेवलेंथ दैट इज ड्यू टू द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, यानी किस एंगल पे वो चीज़ टकराती है और किस एंगल पे वो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वेव स्कैटर्ड हुई, वो जो एंगल होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये जो शिफ्ट आया इन वेवलेंथ के भाई आपकी इंसिडेंट जो रेडिएशन थी, जो वेवलेंथ थी वो तो कम हो गई और जो आपका स्कैटर्ड रेडिएशन था उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। तो दैट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ स्कैटरिंग। द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज फाउंड मैक्सिमम एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। यानी मैक्सिमम कहाँ पाया गया? वो 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर। यानी जो इंसिडेंट जो रेडिएशन था वो टकराया किसी ऑब्जेक्ट से, जो कि यहाँ पर ब्लॉक ऑफ पैराफिन है जो कि कॉम्पटन ने यूज़ किया था, तो वहाँ पर जब 90 डिग्री एग्जैक्ट एंगल बना, यानी एंगल ऑफ जो स्कैटरिंग था उसके अंदर जो आपको ऑब्जर्व हुआ वो मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो यही बताया गया है कि द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज फाउंड मैक्सिमम एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम एंड दिस इफेक्ट वी नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो किस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास जैसे स्कैटरर है, जहाँ से वेव कोई भी आएगी तो टकराएगी तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी। ये हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है जिसकी एनर्जी हमने मानी है h म्यू, ठीक है। h हमारा प्लांक कांस्टेंट है, म्यू हमारी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है। तो यहाँ पर टकराने के बाद में क्या होगा कि दो पार्ट हमने ऑब्जर्व किए हैं। पहला पार्ट जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन है, ऑब्वियस है उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो h म्यू डैश, इंसिडेंट की क्या मानी थी h म्यू, इसकी क्या है h म्यू डैश। और दूसरा जो हमारे पास आया हुआ दैट इज कॉल्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो दो चीज़ें हमारे पास मिली है आफ्टर स्कैटरिंग। जो इंसिडेंट रेडिएशन था वो स्कैटर से जब टकराया। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से वैल्यू को देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू इसमें ऑब्जर्व होती है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं कि व्हेन द फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटरर एट रेस्ट, ऑब्वियस है कि जहाँ पर वो चीज़ टकरा रही है वो इनिशियली एट रेस्ट कंडीशन में, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी जो हाफ mv² होती है वो भी क्या मानी जाएगी, जीरो मानी जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एग्जिस्ट अंटिल mgh सेटिस्फाइज। तो अब अगर जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है, फोटोन ऑफ एनर्जी, वो कोलाइड होता है स्कैटरर एट रेस्ट, तो इट ट्रांसफर सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो कोलिजन में हम सब जानते हैं कि कोई चीज़ अगर स्टिल अवस्था में है यानी रुकी हुई है और कोई चीज़ उसको पीछे से टक्कर मारती है, आगे से टक्कर मारती है, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो चीज़ खड़ी है वहाँ पर या रेस्ट कंडीशन में उसको ट्रांसफ़र करती है। तो ऑब्वियस है कि जो चीज़ टकरा रही है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी अगर ट्रांसफ़र कर रही है तो उसमें से एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और दूसरी चीज़ जो है जिससे वो टकराई है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इट विल लूज सम एनर्जी। सेकेंड पॉइंट क्या है, द स्कैटर्ड फोटोन विल हैव स्मॉलर एनर्जी h म्यू एंड लोअर फ्रीक्वेंसी देन एक्स रे। तो स्कैटर्ड फोटोन जो होगा, स्कैटर्ड मतलब जो टकराने के बाद बना है, डेट विल हैव स्मॉलर एनर्जी h म्यू एंड लोअर फ्रीक्वेंसी देन एक्स रे, जो इंसिडेंट हमारी रेडिएशन है।
दिस ऑब्जर्व्ड चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दैट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। क्योंकि अपन जानते हैं कि F इक्वल टू अगर हम लिखते हैं तो F इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है। तो ऑब्वियस है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो हमने इनिशियली क्या कहा था कि ऑब्जर्व दैट the wavelength of scattered radiation was greater than wavelength of incident radiation। तो wavelength ज़्यादा थी scattered की in comparison to incident। तो wavelength ज़्यादा थी तो ऑब्वियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर होगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी h म्यू कम है और फ्रीक्वेंसी कम है, तो ऑब्वियस है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए एक डेरिवेशन जो कि एग्जामिनेशन में हमें करना पड़ेगा उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसको हम कैसे लिखेंगे। तो डेरिवेशन में दो लॉ लगाए जाएंगे, एक तो होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और एक होगा मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब कंजर्वेशन हम जानते हैं कि संरक्षण हिंदी में कहते हैं इसको। तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट और सेम। ऑब्वियस है कि इनिशियल जो एनर्जी होगी और कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगी दोनों क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तभी वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। तो इनिशियल जो था बिफोर कोलिजन जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो h म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट हमारा क्या होता है, रेस्ट मास, सी हमारी वेलोसिटी होती है। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, म्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू डैश, एम नॉट क्या हो गया, एम, और ऑब्वियस सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारी बिफोर कोलिजन है और ये हमारा आफ्टर कोलिजन है। तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो आता है दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी क्या कहेगा कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा दैट विल शुड आल्सो रिमेन सेम और कांस्टेंट। लेकिन मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऑब्वियस है कि हम जब डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट वी विल टेक कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो मोमेंटम जो हमारा फॉर्मूला होता है h म्यू बाई सी। तो दिस इज अगेन बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, and that is in y direction, that is in x direction। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो डायग्राम के अंदर भी अगर हम ध्यान दें तो इसमें ये जो हमारा डायग्राम है तो इसमें ये वाला पार्ट जो है बिफोर कोलिजन है जिसके अंदर E बराबर h म्यू और P दैट इज मोमेंटम h म्यू बाई C है, और E बराबर हमारा क्या है m नॉट C स्क्वायर, और P बराबर इनिशियली क्या होगा, 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी उसमें होगी नहीं। दूसरा ये इंसिडेंट फोटोन है एंड दैट इज टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो ये हमारा हो गया बिफोर कोलिजन। लेकिन जब आफ्टर कोलिजन में जाएंगे तो ऑब्वियस है कि देखो स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ये दोनों इस एक्सेस के साथ क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। दैट वन एंगल वी हैव कंसीडर्ड एज थीटा एंड अदर एंगल एज फाई। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे कि भाई वो कंपोनेंट कौन से होंगे। इसलिए हमने क्या लिखा है, बिफोर कोलिजन जो है वो h म्यू बाई सी है प्लस 0, क्योंकि हमारा जो फोटोन है इंसिडेंट फोटोन वो ऑब्वियस है कि हमारा इस तरह से जाएगा दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस तरह से तो ये एक्स डायरेक्शन होती है और ये हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन। इसलिए हम यहाँ पर जब वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो दोनों वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0 लिखी हुई है, क्योंकि बिफोर कोलिजन कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं था। जब हम आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑब्वियस है दोनों के लिए कंपोनेंट निकाले जाएंगे। तो एक्स एक्सिस के लिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा होता है और वाई एक्सिस के लिए क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है एच म्यू डैश बाई सी और एम वी। तो थीटा हमारा किसके लिए था, स्कैटर्ड फोटोन के लिए, और फाई हमारा किसके लिए था, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट बनेगा। रिकॉइल मतलब वापस वो रोटेट करके अगर आता है तो यहाँ पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट होने से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस, और यहाँ क्या लिखा है, माइनस। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए हैं। एक्स डायरेक्शन में कॉस, दोनों कॉस है, और वाई डायरेक्शन में दोनों साइन है। लेकिन रिकॉइल के लिए क्योंकि वो रोटेशन के कारण 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कंसीडर कर सकता है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा रखा है, प्लस और माइनस का साइन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर
सेकंड थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसमें सी का अगर हम एलसीएम ले लें तो सी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों साइड सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू डैश कॉस थीटा एम वी सी कॉस फाई। अब हम यहाँ से एम वी सी कॉस फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एम वी सी कॉस फाई को एक तरफ कर देना, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 जो थी हमारी, उससे अगर हम लिखते हैं तो फिर से हम यहाँ पर सी जो है वो एलसीएम ले सकते हैं। तो सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है और वो सी कहाँ जा सकता है, एलसीएम जो लेंगे वो 0 में। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एम वी सी साइन फाई की। तो एक इक्वेशन नंबर 4 आ गई, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। और हम ध्यान से देखें तो एम वी सी एक तरफ कॉस फाई है और एक तरफ एम वी सी साइन फाई है। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू। अब यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यहाँ तो एक ही टर्म है तो ये डायरेक्ट लिखी जा सकती है। तो इसी तरह से हमने यहाँ क्या लिखा है, देखो एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस टर्म में एक ही टर्म है तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर हमें ओपन करना पड़ेगा। सिमिलरली एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ऑब्वियस है ये तो 1 हो गया हमारा। यहाँ पर इधर जाते हैं तो देखो एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर अगर कॉमन आता है तो केवल ये बचेगा और ये चीज़ बचेगी एज इट इज़। और ये फर्स्ट टर्म जो थी इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये तो अकेली थी तो ये एज इट इज़ आ गई। तो सिर्फ क्या हुआ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई। अब हमारी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी, जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अंदर लिखी थी, वो ये इक्वेशन थी हमारी। इसमें से एम सी स्क्वायर को अगर हम एक तरफ रखते हैं तो दूसरी तरफ इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये माइनस का हो गया उधर जाके, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, एच, तो म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसका भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेक्स्ट एम स्क्वायर सी की पावर 4, फिर से वो देखो पूरे का स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर भी स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का फैक्टर ही है। तो इसका भी होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, ये एज इट इज़ लिख दिया, ये भी एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 7। और ये जो थी हमारी, जो पिछले पैटर्न में आई थी, ये नाम इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 और 7 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 7, यानी 7 में से उस 6 को माइनस करेंगे तो ये टर्म पहले आ जाएगी और उसके वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी वो टर्म बाद में आ जाएगी। सिमिलरली ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर माइनस करके उसकी जो राइट साइड की टर्म है उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ क्या होगा, इसका ब्रैकेट अगर हम खोलते हैं, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर और माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश, ये एज इट इज़ लिख देंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसका एच स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये 4 टर्म क्या हो गई हमारी, कैंसिल आउट हो गई। अब हमारा फाइनली क्या बचा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 2h म्यू म्यू डैश एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब 1 कॉस थीटा माइनस 1 है तो इसको अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा लिखे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस कॉमन ले लिया, ये एज इट इज लिख दिया। अब हम मास का फॉर्मूला जानते हैं कि m बराबर होता है एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास यहाँ m स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका m का स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये वैल्यू जो है m स्क्वायर की हमने यहाँ पुट कर दी है, यहाँ वाला जो पैटर्न था हमारा उसमें m स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में फोकस कर रहे हैं जहाँ एम स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। उसके बाद सी स्क्वायर क्या आएगा, एलसीएम, जो कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो बचेगा वो बचेगा केवल एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एज इट इज़ प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 जो ऑलरेडी राइट साइड में प्रेजेंट था। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म बची है, इसमें से इधर ये वाली जो टर्म है उसको इधर भेजते हैं अगर हम, तो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये टर्म एज इट इज लिख दी हमने। अब h एक कम हो जाएगा और 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब फाइनली हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है म्यू माइनस म्यू डैश और ये है म्यू म्यू डैश। तो म्यू म्यू डैश को हम उधर ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरह से, यानी इसके डिवाइड में।
तो 1 माइनस कॉस थीटा इधर ही रखा हमने, एच हमारा इधर ही है, एम नॉट स्क्वायर जो एम नॉट सी स्क्वायर है वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश, ये टर्म इधर आ गई और एम नॉट सी स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया नीचे की तरफ। अब इंडिविजुअली अगर हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया है, तो इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, म्यू से म्यू कट जाएगा या म्यू डैश से म्यू डैश कट जाएगा। तो म्यू डैश अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन म्यू, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन म्यू डैश, और इधर वाली टर्म एज इट इज है। अब c जो है एक्स्ट्रा है यहाँ पर सी स्क्वायर जैसे लिखा हुआ, एक c को हम लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे, तो c अपॉन म्यू डैश माइनस c अपॉन म्यू इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब लैम्डा बराबर हम जानते हैं कि c बाई एफ होता है, और यहाँ पर एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी को हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया जैसे h म्यू, तो c अपॉन म्यू हो जाएगा लैम्डा, c अपॉन म्यू डैश क्या हो जाएगा लैम्डा डैश। तो एक तरह से हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन वेवलेंथ, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो h अपॉन एम नॉट सी को हम एक कांस्टेंट मान लेंगे, दैट इज कॉल्ड लैम्डा सी, जिसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। तो फाइनल जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया डे लैम्डा दैट इज शिफ्ट इन वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा हमारा जो एंगल था वो दैट इज कौन सा था, स्कैटर्ड फोटोन का, जो इनिशियली हमने रिप्रेजेंट किया था कि जो इंसिडेंट फोटोन होगा उसके बाद जो स्कैटरन होगा उसमें स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन दोनों आते हैं। तो स्कैटर्ड फोटोन का जो एंगल है वो हमने क्या माना था थीटा, तो इसलिए वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन आया दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। तो इस तरह से हम कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन के जो डेरिवेशन है जिसमें शिफ्ट इन वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन जो हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ होता है वो लेस होता है इन कंपेरिजन टू स्कैटर्ड वेवलेंथ, और इनडायरेक्टली बोले तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है स्कैटर्ड फोटोन की, और इंसिडेंट फोटोन की क्या होती है ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इस कॉम्पटन इफेक्ट को हम समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।